अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है चीन में अफ़गानिस्तान से मुतालिक होने वाले इजलास की। नाज़रीन, 2 रोज़ा ये इजलास था जिसमें हमसाया मुल्कों के साथ साथ आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान की आज़ादी और खुशहाली की हिमायत पर जोर दिया गया है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं चीन के सदर शी जिनपिंग की, उनका वीडियो बयान इस इजलास में दिखाया गया जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि अफ़गान अवाम के लिए एक पुरअमन, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क के ख़्वाहां हैं। वो अफ़गानिस्तान को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जो इलाकाई ममालिक के साथ साथ आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हमेशा अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया है और पुरअमन और मुस्तहकम तरक्की के हवाले से पुरअज़्म भी हैं। नाज़रीन, इस इजलास से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान में जारी तनाज़े और अदम इस्तेहकाम से मुतासिर हुआ है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि माजी की गलतियाँ ना दोहराएं। 5 अरब रुपए के इमदादी पैकेज समेत अफ़गानिस्तान में पायदार मईशत के क़याम के लिए पाकिस्तान ने भी कई इक़दामात उठाए हैं। पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी एफर्ट्स किए, किसी से घटा छुपा नहीं है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए तकरीबन $4.5 बिलियन के रिकॉर्ड माली इमदाद की अपील की गई है। अफ़गानिस्तान से मुतालिक होने वाले इस इजलास और तालिबान हुकूमत से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं उन पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। चीन में अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों का तीसरा इजलास हुआ जिसमें चीन, ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा समेत अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा शरीक हुए। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया कि अफगानिस्तान के पड़ोसियों को आज़ादी, खुशहाली और पुरअमन तरक्की के हुसूल के लिए आगे आना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने खिताब में कहा कि अफगान अवाम को इमदाद फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तजवीज़ दी गई कि तवील मुद्दती हाल यही है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तार तरक्की की सलाहियत को बेहतर बनाया जाए। इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी को ठोस कोशिशें करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का सामना कर रहा है जो गुज़िश्ता अगस्त में तालिबान की इक़्तिदार में आने के बाद बैनुल अक़वामी इमदाद में गहरी कटौतियों की वजह से बदतर हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 23 मिलियन अफगान मुतासिर हुए हैं जबकि 95% आबादी के पास खाने के लिए मुनासिब खुराक नहीं। अमेरिका में मौजूद अफगान मरकजी बैंक के अरबों डॉलर के असासे अब भी मुंजमद किए जा रहे हैं जिससे इंसानी बहरान में मजीद इजाफा हो रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने अमेरिका और मगरिब को मशवरा दिया कि अमेरिका और मगरिब को मजबूरी तौर पर अफगानिस्तान की हकीकी मानों में तामीर नौ की बुनियादी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और अफगान अवाम की मदद करनी चाहिए। वाज़ेह भी कर दिया कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैलाने और खित्ते को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास से खिताब में कहा कि हमने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि माजी की गलतियां ना दोहराएं। पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगानिस्तान में जारी तनाज़े और अदम इस्तेहकाम से मुतासिर हुआ। 5 अरब रुपए के इमदादी पैकेज समेत अफगानिस्तान में पायदार मईशत के क़याम के लिए पाकिस्तान ने कई इक़दाम किए हैं। दूसरे जानिब इस मीटिंग में इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के चौथे इजलास की मेज़बानी उज़्बेकिस्तान करेगा। इससे कबल 8 सितंबर 2021 को पहली मीटिंग की सदारत पाकिस्तान ने की थी। दूसरा 27 अक्टूबर को ईरान जबकि चीन में होने वाला ये तीसरा इजलास था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी बुनियादों पर इमदाद के राब्ता दफ्तर ने अफगानिस्तान के लिए तकरीबन $4.5 बिलियन की रिकॉर्ड माली मदद की अपील की है। जर्मनी, बरतानिया और कतर की तरफ से भरपूर हिमायत भी की जा रही है। ये आलमी इदारे की इस दफ्तर की तरफ से किसी एक मुल्क की मदद के लिए आज तक की जाने वाली सबसे बड़ी माली अपील है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यूक्रेन का मसला इंतहाई अहम है लेकिन अफगानिस्तान को भी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब तालिबान के सफारतकार मॉस्को के तस्लीम किए जाने के बाद सरकारी नुमाइंदे बन गए हैं।
बिल्कुल जी, अफगानिस्तान के लिए तकरीबन $4.5 बिलियन का रिकॉर्ड जो माली इमदाद है उसका मुतालबा किया गया है, उसकी अपील की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। इस सारी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं, इस इजलास पे बात कर लेते हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से, साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ज्वाइन कर चुके हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सर, आप वक्त निकाल रहे हैं। सर ये फरमा दीजिएगा, बहुत सालों से हम ये सुनते चले आ रहे हैं और यही जुमले हमने आज के इस इजलास में भी सुने हैं, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान तमाम ममालिक के, चाहे वो इस खत्ते के ममालिक हों, चाहे वो दुनिया के दीगर ममालिक हों, उनके मफाद में है। सर ये जो मफाद है ये तो सभी का जुड़ा है, अफ़गानिस्तान की सालमियत से, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम से, तो फिर इस इस्तेहकाम में इस अमन में रुकावट कौन डाल रहा है? नहीं, रुकावट तो बेसिकली अगर हम इसका अहाता करें तो जो सबसे पहला सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था 31 अगस्त को गुज़श्ता साल, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में जो नुकात बताए गए थे और जिस पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया था तालिबान को, वही एक स्टिकिंग पॉइंट है, वही एक बुनियादी पॉइंट्स है जिससे कि तमाम ममालिक अब तक सीने से लगाए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है उस पर वो पॉइंट्स थे क्या। उन पॉइंट्स में वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं और आज के जो कि जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, ये थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग का, तो उसमें भी यही किया गया है और वो है कि वुमेन राइट, children right, narcotics control, Afghan territory not to be used by any terrorist organization or entity, and so on and so forth. There are about 12 points in that resolution. तो उसको उसके लिहाज से आज भी उसको रिपीट किया गया है, लेकिन आज जो नई बात पैदा हुई है खास तौर पे चीन की तरफ से कि चीन ने कहा है कि नेटो और अमेरिका को खास तौर पर रिकंस्ट्रक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और उनका इशारा था कि अगर आपने इतनी बर्बादी वहां की है तो उस सिलसिले में उसके रिकंस्ट्रक्शन में भी आपको ही हिस्सा लेना ज्यादा चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही है जी मेरे जमील साहब की। अच्छा जी, आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं जमील साहब की। जमील साहब दोबारा आपसे हम रब्ता करते हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम की, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के क़याम की बातें तो की जाती हैं, तमाम ही ममालिक की जानिब से की जाती हैं, इस इजलास में भी की गई है, चाइना की जानिब से भी की गई, पाकिस्तान की भी जानिब से की गई, उज़्बेकिस्तान है, दीगर ममालिक हैं, सबके सभी कहते दिखाई देते हैं। इवन अमेरिका खुद जिसने वहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है इस जंग के दौरान जो मुसल्लत की गई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो खुद भी ये बात करता दिखाई देता है कि अफ़गानिस्तान में अमन का जो क़याम है वो नागुज़ीर है, अमन का क़याम होना चाहिए, लेकिन अमन का क़याम जो है उसमें रुकावट क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से। और साथ ही साथ दोबारा जब हम उनसे मुंसलिक होंगे राब्ते के ज़रिए, हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो इतनी बड़ी $4 बिलियन का रिकॉर्ड माली इमदाद की अपील की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, ये आएगा कहाँ से? डॉक्टर जमील अहमद खान जी दोबारा से राब्ते में। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आप तक? जी हाँ, मुझे बड़ी क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो गायब हो गई थी, आई डोंट नो क्या इशू था। बहरहाल अभी हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज़ अगर आप कंटिन्यू कर सकें। जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो होती रही, लेकिन इस दफ़ा जो उससे हटकर बातें हैं, जो पिछली दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद तकरीबन तमाम ममालिक ने उस पर इत्तफाक किया था, उसी पर तमाम ममालिक जो है अब तक कायम हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका। लेकिन उससे हटकर जो बात है कि इस दफ़ा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि नेटो और अमेरिका, खास तौर पर नेटो ममालिक और अमेरिका, वो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में उनको हिस्सा लेना चाहिए। उनका इशारा था कि जब इतनी तबाही और बर्बादी इन कंट्रीज की वजह से हुई है तो उनको सामने आना चाहिए। और काबिल जिक्र बात यह है कि जिस तरह की आपने अभी जिक्र किया अपने इंट्रो में भी और अभी आप बयान फरमा रही थी कि $4.5 अरब का जो यूएन ओचा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक अपील की है, उसके तहत फिर डोनर एजेंसीज आती हैं और वो उस अपील के जो होती है उसके मुताबिक वो डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं, फंड्स देते हैं, इमदाद देते हैं। तो उस लिहाज से ज़्यादातर मैं खुद यूएनओ में रहा हूँ, तकरीबन 10 बरस मैंने यूएनओ में मुख्तलिफ ममालिक में मैंने सरबराही की है। तो जो हम अपील करते थे उस ज़माने में भी बहुत, अगर ज़्यादा उस अपील पे कान धरे जाएं तो तकरीबन 60 से 70% तक उस पर इमदाद मिल जाती थी यूनाइटेड नेशंस को। तो इस दफ़ा ख़ास तौर पर जब इस चीज़ का मुतालबा इस पर दोबारा दोहराया गया इस मीटिंग में, मिनिस्ट्रियल मीटिंग में
پھر سے جمیل صاحب آپ کی آڈیو جو ہے وہ ہم نہیں سن پا رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گی کامران سے, ہمارے پروڈیوسر سے, دوبارہ سے اگر کنیکٹ کر سکیں, کیونکہ بات کرنا اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک اجلاس ہوا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں آ رہے ہوں گے. اس میں ظاہر ہے کہ اہم ممالک پاکستان سمیت شامل ہیں. روس کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے, ان کے وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے ہیں, تو اس کے اثرات آنے والے ہیں یقینی طور پر. اور جس طرح سے پھر یہاں پر افغان طالبان حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کم آن, آپ نے جو چیزیں کمٹمنٹ کی تھی جن چیزوں کی, خاص طور پر یہاں پر جو خواتین کے حقوق کو لے کر آپ نے بہت ساری باتیں کی تھیں, جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ بچیوں کے اسکول کھول دیے جائیں گے, ان پر کوئی خواہ کی کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی جائے گی, کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی جس پر امریکہ یا دوسرے جو ممالک ہیں وہ کنسرن شو کر سکیں. تو خدارہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں تاکہ ہم, یعنی یہ دیگر ممالک جو افغانستان کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں, ان کا کوئی رزلٹ نکل سکے. جمیل صاحب سوری, ایک بار پھر سے آپ کی آڈیو جو ہے غائب ہو گئی تھی. سر یہ فرما دیجیے گا, آپ بات کر رہے تھے یہ جو اتنی بڑی ایک امداد کی اپیل کی گئی ہے, اب اس امداد کے لیے کیا ہم صرف بڑے ممالک کی طرف دیکھتے رہیں گے یا اس خطے کے ممالک خود بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ یہاں بھی تو بڑے ممالک ہیں نا سر, چائنا بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, رشیا تو خیر بہت کچھ کر سکتا ہے سر. جی ہاں, پلیجز جو دیے گئے اس میں آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ہم نے میزبانی کی OIC کی, اس میں کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی, اس میں بھی پلیجز, اس میں بھی اس چیز کا اعادہ کیا گیا. اور صرف نائجیریا واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے قدم رکھ کے اور پیسے دیے, اس کے علاوہ اب تک باقی کسی ملک نے OIC میں سے بھی نہیں دیے ہیں. ڈونر کنٹریز میں زیادہ تر اسکینڈینیوین کنٹریز اور اس کے علاوہ جرمنی, وہ بہت سارے فہرست رہتا ہے اس قسم کے معاملے میں. اور ابھی بھی جنوری, اس دفعہ قطر کو خاص طور پر انوائٹ کیا گیا گیسٹ کے طور پر, اور انڈونیشیا کو. اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ قطر اور انڈونیشیا بھی اس میں شامل ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اپیل کی گئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, اس میں اس دفعہ فنڈنگ ہمیں 60-70-80% تک بھی پہنچ سکتی ہے, جس سے کچھ کام وہاں شروع ہو جائے گا. اور جو وہاں مخدوش حالت ہے اس وقت, خاص طور پر وہاں جو خوراک کی, جو آپ نے کی رپورٹ میں بھی ذکر ہے جس کا کہ لوگوں کو پوری خوراک نہیں مل رہی ہے, کثیر 90%-95% لوگوں کو, تو وہ ایک سب سے بڑا المیہ ہونے والا ہے. دوسرا, طالبان جس طرح وقت گزرتا جائے گا اس طرح کا طالبان پہ پریشر ہوگا ان کی اپنے رینک اینڈ فائل کا, کہ ہم جب بات بھی ویسٹرن کنٹری کی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ویسٹرن کنٹریز اور ڈونر کنٹریز اب تک اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہم وہی کام کریں جو پچھلی دفعہ جو ہماری آئیڈیالوجی ہے. اور پچھلی مرتبہ کی طرح آپ نے دیکھا کہ طالبات کے لیے اسکول کھولا گیا اور فوراً بند کر دیا گیا. داڑھی کے ساتھ اب کوئی آدمی آفس جا نہیں سکتا, ہر سرکاری ملازم اس کی داڑھی ہونی چاہیے, پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ اس سے پہلے سفر نہیں کر سکتی ہے, سفر نہیں کر اور بہت سکتی, ساری چیزیں. لیکن اس دفعہ جو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل اس میں پیش رفت ہوئی ہے کہ افغانستان نے رضامندی ظاہر کی کہ سی پیک کو افغانستان میں بھی وہاں اڈاپٹ کیا جائے. تو یہ ایک بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ چائنا, اور اس دفعہ خاص طور پہ چائنا رشیا نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے, گو کہ انہوں نے آن دا سائیڈ لائن یوکرین کے حوالے سے بات کی, اور آن دا سائیڈ لائن وہ اپنے بائیلیٹرل طریقے سے. یہاں تو سفارتکار کام بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. رشیا میں تصدیق کی گئی ہے, ماسکو کے اندر سفارتکار جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں افغانستان کے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے چائنا میں, ایران میں, پاکستان میں بھی تقرریاں کی گئی ہیں. یہ دو بڑی طاقتیں ہیں نا. چلیں اگر ہم پاکستان کی اس طرح سے نہیں بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے تو قربانیاں بھی بہت دی ہیں, پاکستان نے ایفرٹس بھی بہت کیے ہیں, لیکن اب کی دفعہ روس اور چائنا بھی سامنے آتے دکھائی دے رہے ہیں. سر پھر وجہ کیا ہے کہ دیگر ممالک جو ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں افغان طالبان کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرنے میں؟ اور بہت ساری جگہوں پر تو بہت سارے ممالک ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک ہی نہیں قبول کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں ماننا چاہ رہے ہیں, نہیں تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں ان کی حکومت کو. سر ریلی سوری جمیل صاحب, بات نہیں کر پا رہے ہم آپ سے, آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آئی ڈونٹ نو کیا ایشو ہے. اچھا خیر جی, آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں. اس پر ہم بات کر چکے ہیں افغانستان کے ایشو کے حوالے سے, خاصا اہم یہ ایشو. اور جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. بیٹھک یہ ہوئی ہے
चाइना के अंदर, और यकीनी तौर पर इसके नताइज भी कुछ दिनों में हम निकलते हुए दिख रहे होंगे। होप सो अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है इन चीज़ों को समझती है कि कितना ज़रूरी है अगर आप दूसरे मुल्कों से अपनी हुकूमत को मनवाना चाहते हैं या अपने बहुत सारे मसाइल हल करना चाहते हैं तो कितना ज़रूरी है कि इंसानी हुकूक ख़ास तौर पर जो यहाँ पर ख़वातीन के हुकूक हैं, जो यहाँ पर अक़लियतों के हुकूक हैं, जो यहाँ पर बच्चों के हुकूक हैं, बुज़ुर्गों के हैं, तमाम इंसानों के, वो आप लाजमी अदा करें। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। समझाने की कोशिश की गई है तालिबान को, और साथ ही साथ तालिबान क्या चाहते हैं दीगर ममालिक से, इस पर भी बात हुई है। ख़ित्ते के ममालिक क्या कर सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन हुई है। खासा अहम ये इजलास था, पाकिस्तान ने भी इसमें शिरकत किया, वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर मौजूद थे। अब बात कर लेते हैं जी रूस यूक्रेन जंग की। नाज़रीन, रूसी फोर्सेस के हमले यहाँ पर जारी हैं। यूक्रेनी हुकाम बताते हैं कि यहाँ जो आज हमला हुआ है उसमें 2 अफराद हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हो गए हैं। गवर्नर ने इमारत और ईंधन का जो डिपो है वो तबाह होने की तस्दीक की है। खार्किव में रूसी फोर्सेस की शदीद गोलाबारी से एक शख्स हलाक हुआ है और शहर में बमबारी से 15% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस की जो तजवीज़ है वो मारियोपोल और उसके इर्द गिर्द के इलाके में फायरबंदी है, जिसका मकसद वहाँ से आम शहरियों के इनखला को मुमकिन बनाना है। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने रूस की जानिब से किए गए वादे को पूरा होते ही ये कहा है कि ये सिचुएशन संभल सकती है, लेकिन उनका कहना ये था कि मैं मायूस हूँ कि वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन में कमी के हवाले से रूसी वादों पर यकीन नहीं रखते हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर ने एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत गैर मुल्की गैस के ख़रीदारों को 1 अप्रैल से सिर्फ रबल्स में अदायगी करना होगी। क्रेमलिन का कहना है कि अगर रबल में गैस की कीमत अदा नहीं की जाती तो मुआहदे मुअत्तल कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, अब ये जो मगरबी कंपनियां हैं और जो हुकूमतें हैं, उन्होंने सदर पुतिन के ये रुबेल में अदायगी की शर्त को मौजूदा मुआहदों के खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। रूस की जानिब से यूक्रेन के किन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, यूक्रेन किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, पहले इस पर आपको पैकेज दिखा देते हैं। फिर ये जो नया मुतालिबा सामने आ गया है रूसी सदर की जानिब से उस हुक्मनामे के बाद, इस पर भी बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ होंगे असद महमूद साहब। रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं जो 36वें रोज भी जारी है। वस्ती मशरकी शहर डिनोपर पेट्रोवस्क में फौजी तनसियाब को निशाना बनाया जिसमें 2 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। मेयर के मुताबिक ईंधन का डिपो तबाह हो गया। खार्किव में रूसी फोर्सेस की शदीद गोलाबारी, एक शख्स हलाक हो गया। गवर्नर के मुताबिक 1292 मकानात, 76 स्कूल और 16 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के शहर अर्पन में रूसी हमले में 200 से 300 शहरी मारे गए। यूक्रेन के इंसानी हकूक मोहतसिब के मुताबिक रूसी हमलों में कम से कम 148 बच्चे मारे गए जबकि 232 जख्मी हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने नेटो 2021 की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए यूक्रेन रूस जंग की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो जंग के खात्मे की हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। रूसी अफवाज इनखला नहीं कर रही बल्कि दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि रूस डोंबास के इलाके में मजबूत हमले की बंदी कर रहा है और इसके लिए हथियारों की सप्लाई की जा रही है। साथ ही रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों पर अपना दबाव जारी रखे हुए है। रूसी गैस के गैर मुल्की खरीदारों को 1 अप्रैल से सिर्फ रूबल में अदायगी करना होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत अगर रूबल में गैस की कीमत अदा नहीं की जाती तो मुआहदे मुअत्तल कर दिए जाएंगे। क्रेमलिन ने वाज़ेह किया कि रूस के गैर दोस्त ममालिक कुदरती गैस की गैर मुल्की करेंसी में रूसी बैंक के जरिए अदायगी जारी रख सकते हैं जो रकम को रूबल में तब्दील कर देगा। ये तय करता है कि एक नामजद बैंक हर खरीदार के लिए 2 अकाउंट खोलेगा, एक गैर मुल्की करेंसी में और एक रूबल में। उधर मगरबी कंपनियों और हुकूमतों ने सदर पुतिन के रूबल में अदायगी की शर्त को मौजूदा मुआहदों के खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। बात करने जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग की। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। चलें जी, असद साहब की आवाज़ भी नहीं आ रही, कोशिश करें हम सुन पाएँ असद साहब को। आज ही हमारी ऑडियो में काफ़ी मुझे लग रहा है इश्यूज़ आ रहे हैं। ये दूसरे गेस्ट हैं जिनकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। एनीवेज़ बात हम करेंगे जब आवाज़ सुन पाएंगे हम इनकी। रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस अहम मामले की
दूसरे महीने में ये जंग दाखिल हो चुकी है और उस पर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुर्की की मेज़बानी में कोशिशें की जा रही है मामला किसी तरह हल किया जा सके, इंसानी जानों के ज़िया को रोका जा सके, जंग बंदी हो सके। ये देखें नुकसान किस कदर ज़्यादा हुआ है। कहीं पर भी रशिया की जानिब से अटैक कर दिया जाता है और उस पर निशाना कौन बनता है जी? निशाना बनता है यहाँ पर मासूम शहरी, जिनमें बहुत बड़ी तादाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद व शुमार बता रहे हैं कि नन्हे मासूम बच्चों की है। बहुत सारे मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रही थी इंटरनेशनल मीडिया पर, उसमें बताया जा रहा था कि कैंसर का जो हॉस्पिटल है उसमें जितने नन्हे मुन्ने बच्चे वार्ड के अंदर मौजूद थे उन्हें एक सबवे के अंदर जो कह लें कि अंडरग्राउंड जो एक रास्ता होता है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। बड़े ही बुरे वहाँ पर हालात थे, छोटी छोटी तंग जगहें थी, बहुत सारे बच्चों को ड्रिप्स लगी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे जिनकी थेरेपीज़ चल रही हैं उन सबको वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था। बात ये नहीं है कि ये यूक्रेनी बच्चे हैं, बात ये है कि कहीं पर भी, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चे मर रहे हों, चाहे वो यूक्रेन के अंदर मर रहे हों, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर मर रहे हों, चाहे वो कश्मीर के अंदर मर रहे हों, उन तमाम की जो हलाकतों का सिलसिला है उसको रोका जाना चाहिए है। और इसके लिए किरदार कौन अदा कर सकता है जी? इसके लिए किरदार जो अदा कर सकते हैं वो बड़े ममालिक कर सकते हैं, लेकिन किया क्या जाए कि जब ये जंग लगाने वाले ही बड़े ममालिक हों तो फिर दूसरे जो ममालिक हैं वो इस पर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इसी सवाल का जवाब जो है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। बहरहाल जी, बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तुर्की की मेज़बानी में, 7वां दौर जिनका हमने देखा है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी। लेकिन फिर जब एक अच्छी खबर आने लगती है, जब रूस ये कह देता है कि 2 बड़े शहरों से मैं जो अपने फ़ज़ाई हमले हैं उनको कम कर रहा हूँ, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते होते एक दफ़ा फिर से डेडलॉक की तरफ चले जाते हैं? तो तज्ज़ियाकार हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि सुपर पावर जो है, अमेरिका जो है, वो चाहता ही नहीं है कि ये जंग जो है ये किसी तौर रुके। क्यों नहीं चाहता है भाई ये अमेरिका? और वाक़तन ऐसा है नहीं है। असद महमूद साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जवाब दे दीजिएगा। वाक़तन अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग रुके, और अगर ये जंग नहीं रुकती है तो जहां बहुत सारे ममालिक का नुकसान हो रहा है तो अमेरिका का फ़ायदा क्या है सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आई कैन हियर यू नाउ। असद साहब आप फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो रशियन इन्वेजन है और यूक्रेन के साथ जो सिलसिला चल रहा है उसको रुकना चाहिए। वाई इट इज सो? बिकॉज ये तो इनको एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया है जहाँ पे वो मुख्तलिफ तरह के वेपन्स जो हैं, इट्स नॉट ओनली यूरोप के जो ममालिक हैं बल्कि असला फैक्ट्री हैं, बल्कि अमेरिका भी इसी तरीके से हर चीज को आजमा रहा है। मतलब सो मच सो आप ये देखें, अब अमेरिका ये कहता है जी कि नहीं, हम कुछ डायरेक्ट जो है वो डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो हम यूक्रेन को देने जा रहे हैं। और आप सिर्फ ये देख लें, ठीक है, 36 यौम इस सिलसिले को गुजर चुके हैं और जिस तरह के तबाही और बर्बादी के जो मनाजर आप देखते हैं, चाहे मारियोपोल की बात करते हैं, कीव की बात करते हैं, खार्किव की बात करते हैं और डोनबास का कोई जो रीजन है, कुछ इसके एक लिहाज से एरियाज आते हैं। आई से कि दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग कि ये जितने भी ओके नाटो के ममालिक हैं बशमूल अमेरिका के, दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। वाई? बिकॉज उनको तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है ही कोई नहीं। उनकी तो असला असास फैक्ट्रियां जो एक लिहाज से वो चल रही हैं। इन अवे अगर देखा जाए कि अगर ये रशिया का और यूक्रेन का ये फ्रंट ना खुलता तो लोगों ने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि भाई अभी तो अपेरेंटली नाटो का कोई इस तरह का कोई मसला है कोई नहीं, इनको मुख्तलिफ तरह के ममालिक को साथ लेने की जरूरत नहीं है, इनको अड्डे बनाने की जरूरत नहीं है। तो देन हेयर कम्स द अमेरिका और फिर नाटो की आप बात करते हैं और जिसको कहते हैं कि इन्होंने एक्चुअली उकसाया, उन्होंने तंग किया यूक्रेन रशिया को उस लेवल पे लेके चले गए कि देयर वाज नो वे आउट बट एक्चुअली टू गेट इनटू एक लिहाज से ऑफेंसिव मोड। और फिर आपने जो पिछले 36 दिनों से जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यानी आप ये सोचिए कि अमेरिका जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि या फिर नाटो की अगर आप एग्जांपल लें, चलो भी ठीक है यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ वो नाटो की बेहस के ऊपर तो यूक्रेन को आप करते हुए देखते हैं। अच्छा, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ना वेस्टर्न मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, वो उसको हीरो के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। कभी वो किसी असेंबली से जो है एड्रेस कर रहा है, कभी किसी असेंबली को एड्रेस कर रहा है, फिर उनको साथ ये कह रहा है कि रशिया के ऊपर ये पाबंदियां लगाएं, ये सारा कुछ करें। बट प्रैक्टिकली ना अमेरिका ना फिर बाकी जो मेंबर्स हैं नाटो के वो सामने आए हैं, सिवाय इसके कि वो आग तो लगी हुई है उस पर मजीद जो है वो तेल छिड़क रहे हैं
उसके अलाव को वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बट इन अ वे अगर देखा जाए कोई इंटरेस्ट, चाहे वो अमेरिका को लें, फ्रांस को लें, कैसे जब भड़काने वाले इतने हैं तो बुझाने वाला भी कोई है, इसको कोई है जो एफर्ट करे, जो आगे बढ़े, तुर्की के अलावा भी? क्योंकि सर तुर्की की मेजबानी में भी जो हो रहा है उसका तो कोई नतीजा नहीं निकला ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ना, हम अक्सर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल पे तो बिल्कुल टक्कर की चोट है ना, कि भाई अगर किसी तरह की कोई करारदाद आती है तो 5 P's जो हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल आपको दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में नजर आती है, वो तो बड़े आराम से जो रशिया उसको वीटो कर देता है। थैंक यू वेरी मच, नथिंग कैन बी डन अगेंस्ट दैट कंट्री। बट अदरवाइज आप अगर देखें कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो तो एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन की तबाही और बर्बादी हो रही है, और यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से सिविलियन लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, यानी 4 मिलियन जो हैं वो तो डिस्प्लेस होके तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जा चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जो बड़ा परेशान है कि जी जो हमारे आदाद शुमार थे उससे तो ये बहुत ज्यादा हो गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एक्चुअली इज, जिसको कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन इज मेंट फॉर, कि जी हाँ वो परेशानी का इजहार करना, ये करना, वो करना। बट मेरा ख्याल है नाउ दिस स्टेज हैज कम, जहाँ पर जो दुनिया के छोटे ममालिक स्पेशली हैं, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हैं, उनका यूनाइटेड नेशन से भी एतमाद एक लिहाज से उठता चला जा रहा है। आप सारे कजियों को ले लें, हर वो चीज चली, हर वो जंग चली जिसके अंदर ये 5 P उठ चुका है ना। फलस्तीन का मामला देख लें, कश्मीर का मामला देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज द प्रॉब्लम। और जो कोर इश्यूज जो शुरू से चले आ रहे हैं इतना सीरियस हैं, जिस तरह का आपने ओके मुसलमानों के जेनोसाइड एक लिहाज से होते हुए देखा, बिल्कुल आप फलस्तीन की बात करें, आप कश्मीर की बात करें, रोहिंग्या की बात करें, उससे भी हट के आप देखें ना, मतलब वार मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ के अंदर जिस तरह इराक को तबाह बर्बाद किया गया, और आज जो है इराक की ओवरऑल सिचुएशन ही बदल गई है। लीबिया को लें, सीरिया को लें, यमन को ले लीजिए, अफगानिस्तान को देखिए उन्होंने खंडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये मस्त हाथी की तरह नाटो के जो ममालिक हैं वो घूमते चले गए। और ये पहली दफा, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि हाँ उनको थोड़ी सी परेशानी तो सर्टली हुई है कि अच्छा जी ये जंग कहीं बाहर ना फैल जाए, और यूरोप की तरफ एक लिहाज से, ईस्टर्न यूरोप से बढ़ के आगे कहीं एक लिहाज से ना चली जाए। बट स्टिल आई वुड से कि अभी तक जिस तरह का आपकी सवाल है कि ना अमेरिका ना और उसके जो इत्तेहादी हैं नाटो के अंदर, दे सीम्स टू बी दैट वे इंटरेस्टेड कि जिन्हें ये जंग को एक लिहाज से रुकना चाहिए, बल्कि जिसको कहते हैं ना वो मजीद वेपन्स भेजे चले जा रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भेजे चले जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एचलॉन्स भेजे चले जा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ कंक्रीट स्टेप्स कि वो यूक्रेन के लोगों की जान को बचा सके। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं आसमा, रशिया का, मैं भी यही फील करता था कि इस मैटर ऑफ ओनली फ्यू वीक्स, और आपसे भी ये डिस्कशन हुई थी, और ये देखेंगे थी कि ये बिल्कुल हर चीज उलट जाएगी। बट प्रैक्टिकली ये भी हमें जरूर देखना है कि हाँ एक रेजिस्टेंस तो दी है यूक्रेनियन फोर्सेस की, अगर आप बात करते हैं, आर फॉर दैट मैटर रशिया ने जिस तरीके से ऑफेंसिव लॉन्च किया था, और जिस इम्पीटस के साथ, जिस स्पीड के साथ उसको आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए था, शायद वो उस तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा। और वो वन फील्स कि हाँ जैसे ना अब उनको मे भी कोई अपनी, और या तो स्ट्रेटजी को अल्टर करना पड़ेगा, टैक्टिक्स को एक लिहाज से लोअर लेवल पे उसको अल्टर करना पड़ेगा, आर एल्स अगर उनके कोई ग्रैंड डिजाइन थे या इस तरह कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी थी, तो क्या देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हाँ उसको वो किसी तरीके से अल्टर करने का सोचें। और उसी असना के अंदर देन यूक्रेन को भी ये रियलाइज होता है, डेफिनेटली आप ये बात करते हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हीरोशिप तो हर एक को अच्छी लगती है, बट यू कॉल्ड हिम टू बी द स्टेट्समैन कि अपने लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ नाटो, और फिर जिस तरीके से अमेरिका उसके पीछे लगा और अपने लोगों को मरवा दिया, शहर जो है उसने खंडर बनवा दिए। तो जिस तरह भी आप सिचुएशन देखें, लोग अपने मतलब उसकी बात करें, एक जो शहर है इनका जो इस वक्त अंडर सीज है, और वो लिंक करता है डॉनबास रीजन को, वहां पर जिस तरह की बमबारी हुई है, 4 लाख आबादी का शहर था, अभी मेरा ख्याल है हार्डली कोई 1 लाख लोग हैं, तो दे आर स्टिल अंडर प्रॉब्लम। अब वो इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस के जो लोग हैं, उनकी गाड़ियां हैं, वो मेरा ख्याल है कल एक लिहाज से उनको वहां से निकालते हुए आपको नजर आएंगे। तो डेफिनेटली द पीपल लिविंग इन दैट रीजन दे आर इन बिग ट्रबल। एक और चीज़ असद साहब, वक्त थोड़ा मेरे पास कम है, और दूसरा कामरान, मुझे असद साहब की आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, अगर आप प्लीज स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा सकें। अच्छा खैर सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो नया फैसला जिस पे सिग्नेचर कर दिए हैं नए हुक्मनामे पर, ये जो गैस के गैर मुल्की ख़रीदारों के लिए जी आप हमारी करेंसी के अंदर अदायगी कर रहे होंगे, इस पर जर्मनी है, बरतानिया है, उन्होंने साफ इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है।
یہ کیوں کیا گیا ہے روس کی جانب سے؟ پابندیوں کے جواب کے لیے کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ابھی یہ ریاکشن آیا کہ ہم مسترد کر رہے ہیں، مزید کوئی ایکشن سنگین آ سکتا ہے سر اس پہ؟ ہاں میرا خیال ہے کہ ضرورت کیوں تھی سر اس کی؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا پہ جس طرح کی پابندیاں لگیں اس کو فارغ ریزرو کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، سرٹی اس نے میٹ کرنا تھا، اور بیسیکلی تو جو یورپ ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے ایک لحاظ سے رشین گیس کے اوپر، ان کے پیٹرول کے اوپر، اینڈ دیٹ واز دا ریزن دے ڈیسائیڈڈ کہ اچھا ٹھیک ہے اگر کسی نے ہم سے پیٹرول خریدنا، گیس خریدنی تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 1 اپریل سے جو ہے وہ روبل کے اندر کریں گے. دے آر گوئنگ ٹو اوپن دی 2 اکاؤنٹس، ایک فارن کرنسی کے اندر ہوگا، فارن کرنسی کو پھر ہم کنورٹ کر کے روبل کے اندر ایک لحاظ سے پے کریں گے. اس کے سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ فرانس کی طرف سے، جرمنی کی طرف سے اور یو کے کی طرف سے ایک لحاظ سے ہے. اچھا اسی کے ساتھ ایک اس کو لنک کیجیے گا نا، ابھی امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ 1 لاکھ جو 1 ملین بیرل جو ہے وہ پر ڈے جو ہے وہ اس کو اپنا جو ان کا اسٹریٹجک ریزرو ہے اس سے وہ ایک لحاظ نکالنے جا رہے ہیں. بٹ آئی وڈ سے کہ وائی ناؤ، وائی ناٹ ارلیئر آن؟ جب آپ دیکھیں نا کہ جتنا آئل کی قیمتیں بڑی پوری دنیا کے اندر ان پچھلے 35-36 دنوں کے اندر، یہ ساری چیزوں کو تو امریکہ کو پہلے ورک آؤٹ کرنا چاہیے تھا، پہلے اس کو پلان کرنا چاہیے تھا، پہلے اس کو اپنے جو اس طرح کے اسٹریٹجک ریزرو تھے اس کو سامنے لے کر آنا چاہیے تھا. بٹ اگین آئی وڈ سے یہ وہ بدنیتی ہوتی ہے امریکہ کی کہ ہاں وہ موقع محل کی مناسبت سے اپنے پیٹرول کی قیمتیں جب اونچی چلی گئیں انہوں نے کہا جی ہم اپنا ریزرو جو ہے وہ ایک لحاظ سے لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو یوکرین ہے، رشیا ہے، دے آر دی ون وار زون ہے، وہاں پہ ویپنز ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مختلف اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ اسلحہ بنا رہی ہیں، وہ ایک لحاظ سے استعمال ہو رہا ہے. اکانومی کس کی تباہ ہو رہی ہے؟ سرٹنلی اٹ از امپیکٹنگ اور افیکٹنگ دی رشیا. اس سے زیادہ جو فرق ہے وہ تو بیسیکلی آ رہا ہے یوکرین کے اوپر. آپ یہ دیکھیے کہ جو 60% ایریا ہے جو کہ اوور آل گندم پروڈیوس کرتا ہے یا باقی ساری چیزیں، وہ تو وہاں پہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ 20 to 25% جو ہے وہ شرنک کرنے جا رہی ہے اس سال کے اندر. اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ جی آپ یورپ کے اندر دیکھیں گے، یہ دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ گندم کی یا باقی جو خوراک کی چیزیں اس میں قلت ایک لحاظ سے آتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. ڈیفینیٹلی یہ وار جو ہے میں بھی امریکہ کو تو سوٹ کرتی ہے، ایون اوکے یورپ کے ممالک کو تو سوٹ کرتی ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے وہ کچھ پیسے ڈال رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، نیٹو کے اپنے سروائیویبلٹی آپ کو نظر آتی ہے، نیٹو کا وہ سارا سلسلہ نظر آتا ہے. بٹ پریکٹیکلی سینگ یوکرین پہلے بھی بڑی غربت کے اندر تھا، لیکن اس جنگ کے جو 36 دن ہو گئے ہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک، یہ فردر اس کے ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوں گے اور اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ یوکرین اندر 1 سے 2 دہائیوں کے اندر اس سارے سلسلے سے نکل سکے گا. تو واٹ ہیپنڈ بیسیکلی دی لاس آف یوکرین، پیپل آف یوکرین، اور باقی نقصان ہو ہی رہا ہے، جانی بھی ہے، معیشت کو بھی ہے، نکلنے میں بھی بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن اور بہت سارے ممالک جو ہے نا وہ خواہ مخواہ میں پیچھے چلے جا رہے ہیں اس سے. لیکن جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ. آئی وش اسد محمود صاحب آپ سے ویڈیو لنک پر ہی بات ہوتی، بٹ تھوڑا ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے نہیں ہو پایا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم نے بات کر لی ہے یوکرین رشیا جنگ کے حوالے سے، ہم نے بات کر لی ہے چائنا میں ہونے والے افغانستان کو لے کر مذاکرات کے حوالے سے. اب ہمیں رخ کرنا ہے جی عراق کا. ابھی اسد محمود صاحب بھی عراق کا ذکر کر رہے تھے، جہاں ناظرین پارلیمنٹ میں 2 ماہ کے دوران تیسری بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے صدر کے انتخاب کرنے کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. عراق میں اکتوبر 2021 میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے اجرا کے باوجود عراق میں ابھی تک نئے صدر کا انتخاب عمل میں نہیں آ سکا ہے، اور اسی وجہ سے وزیر اعظم کا انتخاب بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. رواں سال 7 فروری کو عراقی پارلیمنٹ میں ملک کے صدر کے انتخاب کی پہلی بار کوشش کی گئی تھی، تاہم ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 2/3 جو کورم ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا، اور اسی سبب یہ کوشش جو ہے یہ ناکامی سے دوچار ہوئی. چند دن پہلے دوبارہ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے دوسری کوشش بھی ناکام ہوئی، جبکہ آج تیسری بار بھی پارلیمنٹ کے ممبران کی کمی انتخابات مؤخر کرنے کا سبب بنی. عراقی پارلیمنٹ میں مختلف دھڑے اس وقت مخالفین کو کامیابی سے روکنے کے لیے الیکشن کا بوائیکاٹ کیے بیٹھے ہیں. عہدے کے اس التوا نے عراق کے سیاسی مسائل کو مزید بڑھا دیا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیوں نئے صدر کے چنے جانے میں اتنی زیادہ رکاوٹیں حائل ہیں؟ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، کون سی قوتیں ہیں؟ اس پر ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، آپ کو دکھائیں گے. عراق میں صدارتی انتخابات تیسری بار ملتوی. جنگ زدہ ملک کے سیاسی غیر یقینی کی صورتحال مزید گہری ہو گئی. پارلیمنٹ 329 ممبران پر مشتمل عراقی پارلیمنٹ کے صرف 178 ممبران
वोटिंग के लिए मौजूद थे। कोरम पूरा न होना इंतखाबात मुलतवी होने की वजह बना। 2 माह के दौरान ये तीसरा मौका है जब कोरम पूरा न होने की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए गए। रवां साल 7 फरवरी को इराकी पार्लियामेंट में मुल्क के सदर के इंतखाबात की पहली कोशिश की गई थी। 2/3 कोरम पूरा न होने के सबब ये कोशिश नाकामी से दोचार हुई। 26 मार्च को दोबारा कोरम पूरा न होने की वजह से दूसरी कोशिश भी नाकाम हुई और आज एक बार फिर वही सूरत हाल सामने आई है। मुल्क की वफाकी अदालत ने पार्लियामान नए सदर के इंतखाब के लिए 6 अप्रैल तक की डेडलाइन दी है। इराक में 4 माह कबल आम इंतखाबात का इनकाद हुआ था। पार्लिमानी इंतखाबात में टर्न आउट रिकॉर्ड हद तक कम था। इसकी वजह इलेक्शन से पहले की धमकियां और तशद्दुद का सिलसिला बने। सदर के मनसब के लिए इस वक्त 40 उम्मीदवार हैं। ताहम हकीकी मुकाबला 2 शख्सियात के बीच है जो मुल्क में 2 नुमाया तरीन जमातों की नुमाइंदगी करते हैं। इनमें से एक मौजूदा सदर बरहम साले हैं जो 2018 से इस मनसब पर फाइज हैं। इनका ताल्लुक कुर्दिस्तान नेशनल यूनियन पार्टी से है। दूसरी शख्सियत रबीद अहमद की है। इनका ताल्लुक कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इस वक्त शिया रहनुमा मुक्तदी और सदर आखिरी इंतखाबात में पार्लियामेंट के अंदर 155 अरकान का सबसे बड़ा इत्तेहाद रखते हैं। दूसरी जानिब इनके पसंदीदा उम्मीदवार को सदर के ओहदे तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से मुसलसल बाइकॉट किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है इराक में सदारती इंतखाबात के इल्तवा वहाँ मौजूद सियासी बहरान में मजीद शिद्दत पैदा कर सकता है, क्योंकि मुल्क में सदर ही अपने इंतखाब के 15 रोज के अंदर अंदर पार्लियामान में सबसे बड़े सियासी धड़े के किसी सियासतदान को नया वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर सकता है और इराक में फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल जी, अब हमें रुख करना है अफ्रीकी मुल्क घाना का, जहां हुकूमत ने मईशत को फ़रोग देने के लिए ज़मीनी और समंदरी सरहदें 2 साल बाद खोलने का ऐलान कर दिया है। घाना की मईशत को तवील अरसे तक सरहदें बंद रखने से शदीद धचका लगा है। घाना की हुकूमत मौजूदा माशी चैलेंजेस से निपटने और कर्जों का बोझ उतारने के लिए सख्त फैसले कर रही है। नाज़रीन, हुकूमत ने खजाने का बोझ कम करने के लिए वुज़रा और अफसरान की तनख्वाहों में 30% कटौती का फैसला किया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर 1.5% नए टैक्स की मंजूरी दे दी गई है। इस मुल्क में महंगाई की शरह के अदाद शुमार देखे जाएं तो फरवरी में महंगाई 17.4% तक रिकॉर्ड की गई। घाना ने सरहदें खोलने के लिए कर्जों का बोझ कम करने के लिए कुछ मजीद इकदाम भी किए हैं। क्या इकदाम हैं, आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं। घाना के समुद्री और जमीनी सरहदें 2 साल बाद खोल दी गई हैं। सदर अकुफो-एडो सरहदें खोलने का ऐलान करते हुए इस आज़म का इजहार किया कि मईशत जल्द बहाल हो जाएगी। इस अफ्रीकी मुल्क में बुनियादी तौर पर तेल और सियाहत पर इन्हिसार किया जाता है, लेकिन कोरोना के बायस आयद पाबंदियों ने मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। यहाँ के लोग टोगो, आइवरी कोस्ट और बर्किना फासो के साथ सरहद पार तिजारत पर इन्हिसार करते हैं। तवील अरसे तक सख्त पाबंदियों के बायस घाना के शहरी सख्त परेशान और बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुजाहरे करते आ रहे थे। अब हुकूमत ने सरहदें खोल दी तो यहाँ के रहायशी भी बेहतरी की उम्मीद लगाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घाना में अफराते ज़र की शरह फरवरी में 15.7% तक पहुँच गई, जो जनवरी में 13.9% थी। अफराते ज़र की ये शरह अक्टूबर 2016 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जनवरी में 13.7% से बढ़कर 17.4% हो गया। माहाना बुनियादों पर कीमतों में 2.4% इजाफा हुआ। दूसरी जानब घाना की हुकूमत ने खजाने पर बोझ कम करने के लिए वज़ारा और रियासती इदारों के सरबराहों की तनख्वाहों में 30% तक कटौती का फैसला किया है। इस फैसले से वज़ारा, रियासती इदारों के सरबराहान के अलावा म्यूनिसिपल और जिले असम्बलियों के सरबराहान की तनख्वाहों पर भी कट लगेगा। इस मुल्क के अवामी कर्जों का बोझ 341.8 घाना सीडी है, जो GDP के तनासुब से 77% से ज्यादा है। मुल्क के 30.8 बिलियन आबादी में से हर एक पर तकरीबन 11,000 घाना सीडी का मकरूज है। घाना रेवेन्यू अथॉरिटी के बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने मुल्क के कर्जों के जखीरे का जवाब देते हुए मुल्क के अखराजात को कम करने की तजवीज पेश की थी। उधर घाना की पार्लियामेंट ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नए टैक्स की मंजूरी दे दी, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रकम की मुंतकिली पर 1.5% टैक्स आयद होगा। सदर का दावा है कि $900 मिलियन से ज्यादा जमा करने और बेरोजगारी और बुलंद अवामी कर्जों के मसाइल से निपटने में मदद करेगी।
माहिरीन के मुताबिक इस टैक्स के नफा से यूक्रेन पर रूसी हमले के बायस ईंधन की कीमतों में इजाफे के साथ शहरियों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। अपोजिशन के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और टैक्स को गैर मुनसिफाना करार देते हुए असेंबली से वॉकआउट किया और इस नए टैक्स के नफाज को वापस लेने का मुतालबा किया है। घाना की सूरत हाल आपने जानी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में बच्चों ने बड़ों को भी काबिलियत में पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाली 7 साल आयशा फातिमा ने टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका एक बड़ा इम्तिहान पास कर लिया। आयशा ने मुल्क का नाम रोशन करने का जज्बा लिए CCNA का टेस्ट दिया, जिसे सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट प्रोफेशनल कहते हैं। ये टेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया का बेहतरीन टेस्ट समझा जाता है, जिसमें बड़े बड़े नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आयशा ने न सिर्फ मुल्की सतह पर कम उम्र तरीन होने का ये एजाज हासिल किया, बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत की बच्ची का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 2015 में 11 साल की उम्र में ये सर्टिफिकेट हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया था। माह रमजान में चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में मक्का में इस्तकबाले रमजान की रूह परवर तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना था कि मुसलमानों को तजदीद नीयत से माह रमजान को समर आवर बनाना है। माह मुकद्दस का बेहतरीन इस्तकबाल नफ्स को सही मानों में तकवा का पाबंद करना है। माहिरीन ने इस माह के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया और तली हुई अशिया समेत चीनी के इस्तेमाल में कमी की हिदायत की। न्यूजीलैंड की एक एयरलाइन कंपनी ने दारुल हुकूमत ऑकलैंड से न्यूयॉर्क तक 17 घंटे तवील बराह रास्त फ्लाइट चलाने का ऐलान कर दिया। इस परवाज को दुनिया की चौथी तवील तरीन परवाज करार दिया जा रहा है। ताहाल तवील तरीन दौरानिये की परवाज सिंगापुर से न्यूयॉर्क 9,537 मील तक चलती है, जिसका दौरानिया 18 घंटे 7 का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8,828 मील फासले की बराह रास्त इन परवाजों का आगाज 17 सितंबर 2022 से न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत ऑकलैंड से होगा। चीन से 60 लाख साल पहले नापैद हो जाने वाले उल्लू की हैरान कुन तौर पर महफूज बाकियात दरियाफ्त कर ली गयी। नापैद उल्लू की ये बाकियात चीन के जैनसो सूबे में वाक़या लिनशिया बेसन में 7,000 फीट की गहराई में दरियाफ्त हुई। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के मुहक्किकीन की जानिब से ढांचे की आंखों की हड्डी का तफसीली तज्ज़िया के बाद ये इंकशाफ किया गया है कि आज के दौर के उल्लुओं के बरक्स दरियाफ्त होने वाली रात के बजाय दिन के औकात में फहाल होती थी। 2000 मीटर से ज्यादा गहराई से मिलने वाले मुकम्मल ढांचे की बाकियात में खोपड़ी से लेकर परों और टांगों से लेकर दुम की हड्डी समेत जिस्म के कई आज़ा मौजूद हैं, जो बतौर बाकियात बहुत कम ही बाकी रह पाते हैं। आज तक आपने इंसानों को जानवरों की तरबियत करते हुए तो देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपने कैंगरू की वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो अपने मालिक को पुशअप की ट्रेनिंग देने में मसरूफ है। कैंगरू की जारी करदा वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस कैंगरू को अपना ट्रेनर भी बनाना चाहते हैं।